हेलो डियर स्टूडेंट, हमने अध्याय 6 तक कंप्लीट कर लिया है होम साइंस क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक को। और आज हम अध्याय 7 से देखेंगे। और हमारे अध्याय 7 का जो नाम है वो है गृह सज्जा। ठीक है, तो गृह सज्जा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और लास्ट हमारा वस्त्र विज्ञान से अध्याय 8 जो है बाकी रहेगा। ठीक है, तो उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो लगभग कक्षा 6 क्लास के एनसीईआरटी बुक जो है उसको कंप्लीट करने के हम लोग काफ़ी करीब आ गए हैं, कंप्लीट कर लेंगे। और डियर स्टूडेंट, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो आती हैं उन सारी वीडियो को आप देखिए, पूरा फुल देखिए और आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है, बहुत जल्द ही हम इस चैनल पे जीके की भी क्लासें डालेंगे, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट भी कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 7 गृह सज्जा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें पाठ का सार जो है, इसमें हम पढ़ेंगे गृह सज्जा का अर्थ, गृह सज्जा में उपयोग होने वाले सिद्धांत और गृह सज्जा में उपयोग होने वाली सहायक वस्तुएं तथा उनका रख रखाव और गृह सज्जा की वस्तुओं की देखभाल। अधिगम उद्देश्य की बात करें तो इस पाठ के अध्ययन के बाद आप जो है गृह सज्जा का अर्थ और महत्व बता सकेंगे और गृह सज्जा के उपयोग में आने वाले कुछ सिद्धांतों को समझकर उनका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर गृह सज्जा को कर पाएंगे। और लास्ट है हमारा कि नेक्स्ट है कि गृह सज्जा में सजावट के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सामान की सूची बनाकर उनका उचित आप प्रयोग कर सकेंगे और गृह सज्जा में उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को उचित देख रेख कर सकेंगे व उनका प्रयोग कर गृह सज्जा को आप कर सकेंगे। ठीक है, इतने सारे चीज़ें आप इस अध्याय को पढ़ने के बाद कर सकेंगे। तो चलिए परिचय में देखते हैं। परिचय में हमारा है, ठीक है डियर स्टूडेंट, गृह सज्जा एक ऐसी कला है जिसमें गृह सज्जा के मूलभूत तत्वों व सिद्धांतों के उपयोग द्वारा घर की सजावट की जा सकती है। गृह सज्जा द्वारा घर को रचनात्मक तरीके से सुंदर व रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें महंगी वस्तुएं खरीदकर घर को सजाना है। गृह सज्जा एक रचनात्मक कला है। अगर सही तत्वों, नियमों व सिद्धांतों को ध्यान में रखकर की जाए तो एक साधारण घर का भी कायाकल्प कर देती है। ठीक है, अतः गृह सज्जा के नियमों का पालन करते हुए घर में विभिन्न वस्तुएं की रुचिपूर्ण, आकर्षक, नियम पूर्वक की गई व्यवस्था को गृह सज्जा कहते हैं। ठीक है, गृह सज्जा किसे कहते हैं? तो गृह सज्जा के नियमों का पालन करते हुए घर में विभिन्न वस्तुओं की रुचिपूर्ण, आकर्षक, नियम पूर्वक की गई व्यवस्था को ही हम गृह सज्जा कहते हैं। इस उद्देश्य में सफल होने के लिए हम गृह सज्जा में कुछ कला के तत्वों तथा सिद्धांतों का उपयोग करते हैं। सामान्य नियमों का पालन करेंगे जिनको हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा है गृह सज्जा की उपयोगिता। ठीक है, गृह सज्जा की उपयोगिता, तो देखिए इसके 4 उपयोगिता है। क्या क्या है? तो सुख एवं संतोष की प्राप्ति होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, समय और श्रम की बचत होती है और घर के आकर्षण में वृद्धि होती है। ठीक है, घर सजाने की यही उपयोगिता है कि सुख और संतोष की भी प्राप्ति होगी और समाज में प्रतिष्ठा की भी वृद्धि होगी और इसी के साथ समय और श्रम की भी बचत होगी और घर हमारा देखने में आकर्षक लगेगा। ठीक है, और आगे देखते हैं मूल संदेश। डियर स्टूडेंट, गृह सज्जा में उपयोगिता का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। गृह सज्जा के लिए केवल उन्हीं वस्तुओं एवं उपकरणों को चुना जाए जो उपयोगी हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, गृह सज्जा में उपयोग होने वाले प्रमुख कला के तत्व हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या है। तो किसी भी घर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कला के कुछ तत्वों का फिर उपयोग किया जाता है जो कि नीचे लिखा हुआ है। जैसे देखिए रेखा, बनावट, रंग, आकार। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। तो देखिए
किसी भी घर को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए कला के कुछ तत्व हैं, ये तत्व हैं, ठीक है। रेखा, बनावट, रंग, आकार क्या है, कला के तत्व हैं। ये रेखा है, ये बनावट है, और ये रंग है, और ये आकार है। अब देखेंगे मूल संदेश, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, मूल संदेश में देखिए, रंगों का हमारी मनोदशा पर गहरा प्रभाव पड़ता है। रंगों का चयन हमारी भावनाओं से जुड़ा होता है। किसी भी रंग को पसंद नापसंद करना व्यक्तिगत भावनाओं एवं स्वभाव पर निर्भर करता है, ठीक है। और रंग के 3 मुख्य प्रकार हैं जिन्हें रंग चक्र, कलर व्हील द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। एक है प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग और तृतीयक रंग। ओके, तो डियर स्टूडेंट, ये देखिए रंग चक्र है, इसको जूम करेंगे, क्लियर नहीं आ रहा है रंग चक्र, ठीक है। मैं आपको एक और वीडियो इस पे लाऊंगी तो उसमें बता दूंगी। तो रंग के 3 प्रमुख प्रकार हैं, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट है कि गृह सज्जा में उपयोग होने वाले सिद्धांत, ठीक है। तो देखिए सिद्धांत में क्या है, एक सेकेंड। गृह सज्जा में उपयोग होने वाले सिद्धांत। तो घर की साज सजावट करने के लिए कुछ सिद्धांतों का उपयोग किया जा सकता है। इनका पालन करने से एक साधारण दिखने वाले घर को भी आकर्षक, सुंदर व रुचिपूर्ण बनाया जा सकता है। जैसे पहला है अनुपात। ये क्या है, सिद्धांत, याद रखिएगा। देखिए गृह सज्जा में उपयोग होने वाले सिद्धांत, तो अनुपात क्या है, एक सिद्धांत है, ठीक है। तो सिद्धांत क्या कह रहा है कि अनुपात से अभिप्राय, अनुपात है कि अनुपात से प्राय है कि कमरे में रखी हुई एक सामग्री का दूसरी सामग्री से आपस में संबंध, जैसे छोटे कमरे में छोटा फर्नीचर व बड़े कमरे में बड़ा फर्नीचर रखना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, दूसरा है हमारा संतुलन, ठीक है। तो संतुलन से अभिप्राय है कि सजावटी वस्तुओं में ऐसा संतुलन होना चाहिए कि वो एक केंद्र बिंदु से दोनों ओर समान प्रतीत हो, ठीक हो, बिल्कुल बीच में रखना चाहिए। जैसे ये चित्र में दिखा है, दोनों साइड जो इधर है वही इधर भी है, और बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। तो और ये भी होना चाहिए कि जो इधर की डिजाइन है और इधर की डिजाइन, दोनों डिजाइन एक जैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। तो विभिन्न आकारों, डिजाइनों व रंगों के मध्य व्यवस्थित संबंध जो है संतुलन कहलाता है। उचित प्रकार से किया गया संतुलन कमरे को अधिक आकर्षक बनाता है। और संतुलन 2 प्रकार का होता है, ठीक है। संतुलन जो है 2 प्रकार का होता है, एक हमारा औपचारिक संतुलन और दूसरा है अनौपचारिक संतुलन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब तीसरा है अनुरूपता, ठीक है। तीसरा सिद्धांत है अनुरूपता। तो अनुरूपता से अभिप्राय है कि एक ही कमरे में सजी हुई सामग्री आपस में संबंधित व जुड़ी हुई होनी चाहिए, ठीक है। जैसे यदि सजावट की शैली भारतीय है तो कमरे में सजी सभी वस्तुओं में वह झलक होनी चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे महत्व, ठीक है। महत्व से अभिप्राय है कि कमरे के उस महत्वपूर्ण केंद्र से होता है जिसकी ओर हम देखने वाले का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जैसे कमरे की दीवार पर शीशा लगाकर उसे आकर्षण का केंद्र बनाया जा सकता है, ठीक है। और पांचवा देखिए, लय। पांचवा सिद्धांत है लय। तो लय से अभिप्राय प्रयोग की हुई सामग्री में लयबद्धता से है, जिससे देखने वाले की दृष्टि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर निर्बाध जाए। किसी रंग या आकृति को दोहराकर अथवा बढ़ते या घटते आकार की वस्तु द्वारा सजाकर लय प्राप्त की जा सकती है। घर की सजावट में प्रत्येक स्थान पर लय का होना आवश्यक है। जैसे इस फिगर में देखिए, नीचे उससे डार्क है, फिर उससे, फिर उससे, फिर उससे, ऐसे ऐसे करके हल्का होता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक लय में हो रहा है, तो ये लय है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए अनुपात है, उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है अनुपात, और ये है संतुलन और अनुरूपता, महत्व और लय, ठीक है। तो ये हमारा जो है गृह सज्जा के सिद्धांत थे। अब आगे देखेंगे कि गृह सज्जा में उपयोग होने वाली सहायक सामग्री तथा वस्तुएं। तो घर को अधिक सुंदर, आकर्षक व उपयोगी बनाने के लिए
सजावट की सहाय सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे घड़ी, चित्र, शीशा, पुष्प यानी फूलों की व्यवस्था, फर्नीचर, पर्दे, कालीन, कलाकृतियां, रंगोली आदि। ठीक है, अब आगे देखेंगे फर्नीचर। फर्नीचर के बारे में पढ़ेंगे। तो घर की सजावट में फर्नीचर का प्रमुख स्थान है। इसके अंतर्गत सोफा, कुर्सी, पलंग, मेज, अलमारी इत्यादि आते हैं। तो पहला है कमरे में फर्नीचर उसकी उपयोगिता के अनुसार रखना चाहिए, और दूसरा है फर्नीचर खरीदते समय उसकी आवश्यकता, घर में उपलब्ध स्थान, टिकाऊपन व अपनी आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान रख कर ही खरीदना चाहिए। और देखिए फर्नीचर जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला है मूल फर्नीचर जैसे सोफा हो गया, और दूसरा है बहु उपयोगी फर्नीचर जैसे सोफा, कम बेड, फोल्डिंग कुर्सियां आदि। ठीक है, ये बहु उपयोगी फर्नीचर है। और आजकल जगह के अभाव के कारण बहु उपयोगी यानी मल्टीपर्पज फर्नीचर भी प्रचलन में ज्यादा है। ठीक है, कि कहीं भी फोल्ड करके उसे रख दिया जाए। जगह का अभाव कम होता है तो कम जगह में ऐसे फर्नीचर ज्यादा उपयोगी होते हैं। तीसरा है फर्नीचर को उचित स्थान पर रखना चाहिए व उसकी साफ सफाई और पालिश का भी ध्यान रखना चाहिए। चौथा है फर्नीचर की दैनिक सफाई झाड़ पोछ द्वारा करनी चाहिए। फर्नीचर की वार्षिक पालिश भी करानी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है दूसरा दरी व कालीन। दरी व कालीन को देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहला है कि कालीन या दरी का उपयोग फर्श के सजावट के लिए किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है कालीन का प्रयोग ठंडे प्रदेशों में ठंड से बचाव के लिए किया जाता है। और हमारा तीसरा है कि कालीन का नाप, रंग व डिजाइन पर्दों के डिजाइन व रंग से समन्वित होना चाहिए। और चौथा है कालीन की दैनिक सफाई करनी चाहिए और सप्ताह में एक बार धूप लगानी चाहिए। और नेक्स्ट देखेंगे पर्दा। तो पर्दा में पहला है कि खिड़कियों व दरवाजों पर गोपनीयता बनाए रखने के लिए पर्दों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है पर्दे घर को सुसज्जित रखने के साथ साथ रोशनी, धूल, धूप, गर्मी व सर्दी से बचाव करते हैं। तीसरा है कि पर्दे मजबूत और पक्के रंग के होने चाहिए। और चौथा है कि पर्दों को प्रतिदिन झाड़ना चाहिए व समय समय पर धोना चाहिए। तो ये हमारे फर्नीचर और दरी कालीन पर्दे के बारे में था। और चौथा है हमारा मूर्तियाँ और कलाकृतियाँ। तो कमरे में सजावट के लिए लगाई गई मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ कमरे की शैली के अनुरूप होनी चाहिए, उनमें आपस में संबंध होना चाहिए। मूर्तियाँ एवं कलाकृतियों की दैनिक साफ सफाई भी करनी चाहिए। और नेक्स्ट देखते हैं हमारा पौधे व पुष्प व्यवस्था। तो डियर स्टूडेंट, पौधों व पुष्पों से कमरे में जो है प्राकृतिक वातावरण उत्पन्न किया जा सकता है। इनसे कमरे को मनमोहक बनाया जा सकता है। जापान की विख्यात पुष्प शैली एकेबाना है। ठीक है, जापान की जो विख्यात पुष्प शैली है उसका नाम है एकेबाना। इसे नोट आउट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, जापान की विख्यात पुष्प शैली क्या है, तो वो है एकेबाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे छठा है चित्र अथवा पेंटिंग। तो डियर स्टूडेंट, दीवारों को सुंदर बनाने के लिए चित्र, पेंटिंग अथवा परिवार के चित्र लगाए जाते हैं। पेंटिंग स्वयं की बनाई हुई हो सकती है या बाजार से भी खरीदी जा सकती है। ठीक है, अब आगे देखिए। हमें गर्व है कि हमारे देश भारत में कई पारंपरिक कलाएं विश्व विख्यात हैं। जैसे कि महाराष्ट्र वाले, थोड़ा ऊपर करेंगे, जैसे कि ये महाराष्ट्र का वारली है, और बिहार का मधुबनी, और आंध्र प्रदेश का कलमकारी है। इसे याद रखिएगा, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, नेट वगैरह एकदम कहीं भी होम साइंस का एग्जाम है तो ये सारे एकदम इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, तो इन्हें जरूर देखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का क्या है, वारली, और बिहार का मधुबनी, आंध्र प्रदेश का कलमकारी है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए ये क्या दिया है क्रियाकलाप में। आइए अपने घर की सजावट के लिए एक वारली पेंटिंग बनाते हैं। वारलिंग कहाँ की थी, तो ये हमारा हो जाएगा कि ये महाराष्ट्र की थी। ठीक है, तो आइए देखिए वारलिंग पेंटिंग कैसे बनाते हैं। तो विधि देखिए। पहला है कि गेरू, मिट्टी और गोंद के साथ गाढ़ा घोल बनाएं। ठीक है, पहले गाढ़ा घोल गेरू का बना लीजिए। और उसके बाद दूसरा है इस घोल को एक कार्टेज सीट या गत्ते पर लगा दें और सूखने दें। ठीक है, तीसरा है कि खड़िया मिट्टी का भी गोंद और पानी के साथ घोल बनाकर ब्रश से चित्र बनाएं। ठीक है, ब्रश से चित्र बनाएं। और नोट में देखिए गेरू और खड़िया मिट्टी की जगह पोस्टर रंग का भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए रंगोली। रंगोली के बारे में क्या है,
तो डियर स्टूडेंट, विशेष अवसरों पर अपने घरों को सजाने के लिए रंगोली एक पारंपरिक कला है। यह त्योहारों तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर फर्श की सुसज्जा एवं सुंदरता को बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। रंगोली घर की खुशी, सकारात्मकता एवं सजीवता को दर्शाती है। रंगोली बनाने के लिए तरह तरह की सामग्री जैसे चावल का आटा, फूल, हल्दी, गेरू पाउडर, लकड़ी का रंगा हु- लकड़ी का रंगा हुआ बुरादा आदि प्रयोग में लाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मूल संदेश है। तो मूल संदेश में है कि रंगोली की कला को अलग अलग राज्यों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। ठीक है। तो देखिए किन किन नामों से जाना जाता है। तो एक तरफ दिया है राज्य और एक तरफ है रंगोली का नाम और उसका चित्र। तमिलनाडु में कोलम कहा जाता है। ठीक है। बंगाल में अल्पना, राजस्थान में मांडना, आगे देखेंगे, और उत्तराखंड में जो है एपड़ कहा जाता है। ठीक है। उत्तराखंड में एपड़ कहा जाता है। ये रंगोली के जो है नाम थे। ठीक है। और ये चित्र है, देखिए ये कोलम है और ये अल्पना है और ये मांडना और ये एपड़ है। ठीक है। आगे देखेंगे गृह सज्जा की वस्तुओं की देखभाल। ठीक है। गृह सज्जा की वस्तुओं की देखभाल। तो डियर स्टूडेंट, घर में किसी भी सुंदर वस्तु द्वारा सजावट क्यों ना कर लें, यदि उनकी देखरेख और सफाई ना की जाए तो वह अच्छी नहीं लगती और उनसे स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। सजावट की वस्तुओं की देखभाल व रखरखाव इस बात पर निर्भर करता है कि उसके निर्माण में किस सामग्री का उपयोग हुआ है। तो आइए निम्न तालिका की मदद से सजावटी सामान को साफ करने की विधि के बारे में जानते हैं। ठीक है। गृह सज्जा की वस्तुओं की देखभाल। तो आइए देखते हैं किसको कैसे साफ किया जाता है। एक तरफ है धातु या सामग्री और दूसरी तरफ है साफ करने की विधि। तो पीतल के बर्तन की बात करें तो पीतल के बर्तन को कैसे साफ करेंगे। तो पहला है विधि है कि पीतल की सफाई के लिए नींबू को बीच से काट लीजिए। नींबू को कटी हुई सतह पर नमक लगाइए। ठीक है। नींबू पे नमक लगाइए। अब नमक लगे हुए नींबू को पीतल के बर्तन या वस्तु पर रगड़िए। फिर है इसके बाद गर्म पानी से पीतल के बर्तन या वस्तु को धो लीजिए। और पांचवा है कि बर्तन या वस्तु को सुखा लीजिए। तो ये हो गया हमारा पीतल के बर्तन को साफ करना। अब देखेंगे तांबे के बर्तन को कैसे साफ किया जाता है। ठीक है। तांबा। तो डियर स्टूडेंट, पहला है कि तांबे की सफाई के लिए इमली को आधे घंटे के लिए 1 कप पानी में भिगोकर रख दीजिए। इसके बाद इसे मसल लीजिए। और अब बर्तन साफ करने वाले इस स्क्रबर से इमली के पानी को बर्तन या वस्तु पर लगाएं। और तीसरा है कि इमली का पानी लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और स्क्रबर से अच्छे से रगड़ें और बर्तन या वस्तु को धो लीजिए और फिर बर्तन या वस्तु को सुखा लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि कांच के बर्तन को कैसे साफ करते हैं। ठीक है। तो कांच के बर्तन को कैसे साफ करेंगे। तो कांच के बर्तन या वस्तु को कुछ देर पानी में भिगोकर रख दीजिए और साबुन के घोल में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला लीजिए। चिकने बर्तनों के लिए साबुन और बेकिंग सोडा का घोल गुनगुने पानी के साथ प्रयोग कर दीजिए। तीसरा है कि यदि बर्तन चिकने ना हो तो ठंडे पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं और अच्छे से पानी में खंगालें और बर्तन या वस्तु को सुखा लीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे चांदी के बारे में कि चांदी को कैसे साफ किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, चांदी की सफाई के लिए हल्के गर्म पानी में थोड़ा डिटर्जेंट अच्छी तरह मिला लीजिए। ठीक है। और चांदी के बर्तनों और वस्तुओं को इसमें डुबोकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद चीज़ों को बाहर निकाल कर ब्रश से रगड़ कर साफ कर लीजिए। ठीक है। तो ये था सफाई। अब हम देखेंगे कि हमने क्या सीखा। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, गृह सज्जा द्वारा घर को आकर्षक बनाया जा सकता है और घर की सजावट करने के लिए कुछ नियमों का प्रयोग किया जा सकता है जैसे कला के तत्व तथा सिद्धांत। और आगे है कि गृह सज्जा के लिए विभिन्न सहायक सामग्री जैसे कालीन, फर्नीचर, कलाकृतियां, घड़ी, पुष्प, सज्जा इत्यादि प्रयोग में लाए जाते हैं। और नेक्स्ट है कि गृह सज्जा के साधनों को उनकी आवश्यकता, उपलब्धता, टिकाऊपन, प्रकृति व मूल्य को ध्यान में रखते हुए खरीदना चाहिए। नेक्स्ट है कि सहायक सजावटी सामान कमरों को अधिक सुंदर, उपयोगी व आकर्षक बनाते हैं और सहायक सामान की देखभाल और रख रखाव जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 7 जो गृह सज्जा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और हमारा चैप्टर खत्म हो गया। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर है अध्याय 8 है और ये है वस्त्र विज्ञान के बारे में। ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने अध्याय 7 गृह सज्जा के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो होम साइंस के पढ़ने वाले हैं। जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई इन सारी क्लासों को आप लोग देखिए, और आपको बिल्कुल बेसिक से आपकी नींव मजबूत होगी, होम साइंस में पकड़ अच्छी होगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और एक छोटा सा कमेंट और वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।